Hello everyone, welcome to Nikita Jain Insights. In our last video, we have discussed about what is logistic regression, what do we mean by odds, what is the logistic function, and we have also discussed some of the formulas related to them. So now all this that we have covered in the last video does not make any sense unless and until we learn how to make predictions using logistic regression, right? So in this video, we learn about how to make predictions using logistic regression, what do we mean by multiple logistic regression, and then we'll also take up some numericals of previous year question papers. So let's begin. So we come to the first topic for today's video, which is making predictions using logistic regression. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक बार आपकी रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू एस्टिमेट हो गई, नाउ वी कैन इजीली अप्लाई दोज वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला. सो आफ्टर एस्टिमेटिंग द कोएफिशिएंट्स अब हम प्रिडिक्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, राइट? तो प्रोबेबिलिटी का हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमने फॉर्मूला देखा था ये ई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स अपॉन वन प्लस ई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन, राइट? सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल. सपोज हमें बीटा नॉट को हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं, ये लीनियर रिग्रेशन से हम ऑलरेडी देख चुके हैं. बीटा नॉट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेप्ट. लेट्स से इसकी वैल्यू गिवन है समथिंग लाइक दिस, एंड बीटा वन की वैल्यू भी मुझे गिवन है. बीटा वन क्या है? बीटा वन के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा प्रिडिक्टर है? एक्स. एक्स क्या था? मेरा बैलेंस था, राइट? इफ यू केयरफुली रिकॉल फ्रॉम अ लास्ट वीडियो, एक्स जो हमने वेरिएबल लिया था, द प्रिडिक्टर वेरिएबल, दैट वाज माय बैलेंस. सो लेट्स से बीटा वन की वैल्यू हमें जो गिवन है वो गिवन है एज 0.0055, राइट? सो नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लॉग ऑड्स. लॉग ऑड्स क्या होता है? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स. क्यों लॉग ऑड्स की वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं? क्योंकि एक बार आपकी ये वैल्यू कंप्यूट हो गई, आप इजीली इस वैल्यू को ई की पावर में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, राइट? सो बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स निकालते हैं. लॉग ऑड्स विल बी इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स. बीटा नॉट की वैल्यू है ये, बीटा वन की वैल्यू है ये, मल्टीप्लाइड बाय एक्स. एक्स क्या है? मेरा बैलेंस है. दिस एक्स इज द बैलेंस. Now let us say अगर एग्जाम्पल हमें गिवन है बैलेंस की वैल्यू, लेट्स से मुझे गिवन है 1000. सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें फॉर्मूले में, प्लस 0.0055 इंटू 1000, दिस बिकम्स 5.5, दिस बिकम्स माइनस 5.153. अब आपके पास बीटा नॉट और बीटा वन एक्स की वैल्यू आ गई, इसको ई की पावर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, एंड देन वी विल गेट दी प्रोबेबिलिटी. सो पी की पावर में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ई, क्या वैल्यू आई है हमारी? माइनस 5.1533, 1 प्लस ई की पावर माइनस 5.1533. सो दिस कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू दिस. यू कैन सॉल्व दिस एंड चेक. कैलकुलेटर को यूज करके हम चेक कर सकते हैं. आई एम डायरेक्टली राइटिंग द फाइनल आंसर ओवर हियर व्हिच इज दिस. सो दिस इज माय प्रोबेबिलिटी. इफ आई कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, सो दिस बिकम्स 0.576%, right? So numerically this is a very small value, right? Now let's say बैलेंस की वैल्यू को थोड़ा चेंज करते हैं. अगर मैंने बैलेंस की वैल्यू ली अब 2000, लेट्स से लास्ट एग्जांपल में हमने ली है बैलेंस की वैल्यू एज 1000, इसमें हम बैलेंस की वैल्यू को कर देते हैं एज 2000. सो नाउ आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ बैलेंस एज 2000. सब्स्टिट्यूट करते हैं सबसे पहले वही बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स निकालेंगे विच इज माई लॉग ऑड्स. बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू सेम है इंटू 2000. सो दिस इज 0.3487. नाउ प्रोबेबिलिटी e की पावर 0.3487 upon 1 plus e की power 0.3487. This comes out to be equivalent to this. When I convert it into percentage, this becomes this. So this is a very high value. तो बैलेंस हमारा डबल हुआ, देन हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी डबल हो गई. नॉट डबल, प्रोबेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, right? So when the balance doubled, our probability increased a lot from the last probability that we got when the balance was 1000, right?
नाउ ये तो था जब मैंने x की वैल्यू ली बैलेंस एज सम न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू। लेट्स से अगर मेरा जो ये x है वो कोई कैटेगोरिकल टाइप की वैल्यू है, राइट, जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती है, 1 एंड 0। So let's take one example of that now. Now let us suppose I take one categorical variable. X now let's say is my categorical variable. Suppose X मेरा variable है student, which is a categorical variable having only two values yes and no. तो अगर yes है तो student variable की value हम लेंगे 1 और अगर no है तो student variable की value लेंगे हम 0। जो मेरा X है this is now it's this student variable. Now let's say suppose मुझे निकालनी है probability default करने की क्या होगी if x is a student, right? अगर student मेरा yes है that means student है, student equal to yes। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम निकालेंगे log odds which is beta naught plus beta 1 x। Now let's say यहाँ पे beta naught की वैल्यू मुझे given है as -3.5041 and beta 1 की वैल्यू गिवन है 0.4049। सो -3.5041 प्लस 0.4049 इंटू माई स्टूडेंट वेरिएबल। हम सबसे पहले येस वाला केस कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट एज 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इसकी वैल्यू, तो 0.4049 यही वैल्यू आ जाएगी 0.4049। सो दिस कम्स आउट टू बी इक्विवेलेंट टू -3.0992। अब इसको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में। सो दिस विल बी e टू द पावर -3.0992 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -3.0992। Now this comes out to be equivalent to 0.0431, right? अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, this is approximately 4.31%. Now let's take the other case जहाँ पे स्टूडेंट वेरिएबल की वैल्यू है 0। So now probability default करने की क्या होगी if student is equals to no, right? So log odds की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। बीटा नॉट की वैल्यू क्या है -3.5041, क्वेश्चन में हमें गिवन है ये वैल्यू, एंड इनटू 0। अब x की वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बिकॉज स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू नो। तो हमारे पास सिर्फ यही बचा -3.5041। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी e टू द पावर -3.5041 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -3.5041। So this comes out to be equivalent to 0.0292। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूं, so this is 2.92%, राइट? तो ये तो आई है प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की नॉन स्टूडेंट के केस में, राइट? और स्टूडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की क्या आई थी, स्टूडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट करने की आई थी 4.31%। तो ये देख के हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, दैट स्टूडेंट के डिफॉल्ट करने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू अ नॉन स्टूडेंट, राइट? सो दिस वाज अबाउट कि हम कैसे प्रिडिक्शंस करते हैं यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। नाउ सो फार अब तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे हैं वहां पे हमने सिर्फ एक प्रिडिक्टर देखा है, राइट? यहाँ पे जो पहला एग्जांपल लिया था बैलेंस, उसमें एक्स मेरा एक प्रिडिक्टर था। फिर हमने सेकंड एग्जांपल लिया स्टूडेंट वाला कैटेगोरिकल टाइप के डेटा के लिए, वहां पे भी मेरा स्टूडेंट एक प्रिडिक्टर था। अब लेट्स से अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स है, राइट? सो जस्ट लाइक लीनियर रिग्रेशन में जब एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स होते हैं तो वो हमारा किस टाइप का रिग्रेशन बन जाता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिमिलरली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी अगर मेरे पास एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स है तो वो मेरा किस टाइप का रिग्रेशन बन जाता है। सो नाउ वी विल डिस्कस मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन where I have multiple predictors. राइट? सो लेट्स से अब मेरे पास 3 प्रेडिक्टर्स है। लेट्स से एक मेरे पास बैलेंस है, एक मेरे पास इनकम है और एक मेरे पास स्टूडेंट है, राइट? सो लास्ट एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं, वहां पे सिर्फ मेरे पास एक ही वेरिएबल था विच वाज स्टूडेंट।
अब मेरे पास दो प्रेडिक्टर्स और है, बैलेंस एंड इनकम अलोंग विद द स्टूडेंट. सो नाउ लेट्स सी हाउ द इक्वेशंस विल चेंज. नाउ फॉर्मूला फॉर मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होगा? सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमारा लॉग ऑड्स का क्या फॉर्मूला था? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, राइट. एक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा था एक प्रिडिक्टर. अगर मेरे एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स है तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री सो ऑन अप टू बीटा पी एक्स पी. सेम लाइक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, राइट. अगर मेरे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन था तो उसका फॉर्मूला क्या था? y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स. जब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पे गए तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री सो ऑन, राइट. तो कहने का मतलब क्या है? हर एक प्रिडिक्टर के साथ एक उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऐड हो जाता है, राइट. सिमिलरली मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए भी लॉग ऑड्स का फॉर्मूला फॉर सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ये, फॉर मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या हो जाएगा? ये. तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, अगर मेरे पास सपोज तीन प्रेडिक्टर्स है, बैलेंस, इनकम एंड स्टूडेंट, तो मेरा लॉग ऑड्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? इन मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू बैलेंस प्लस बीटा टू इंटू इनकम प्लस बीटा थ्री इंटू स्टूडेंट, राइट. तो ये तो हो गया लॉग ऑड्स का फॉर्मूला. अगर मैं प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में देखूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला था ई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स अपॉन वन प्लस ई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स. ये था फॉर सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या हो जाएगा? बीटा वन एक्स वन, बीटा टू एक्स टू, बीटा थ्री एक्स थ्री सो ऑन अप टू बीटा पी एक्स पी. सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी सेम चीज. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया फॉर मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन. कुछ नहीं किया हमने, बस प्रिडिक्टर्स ऐड हुए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, एंड दैट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन आल्सो. सो अब हम देखते हैं प्रिडिक्शंस कैसे करनी है यूजिंग मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाय टेकिंग एन एग्जांपल. मेकिंग predictions using multiple logistic regression. स्टूडेंट जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था वही वाला एग्जांपल लेते हैं. वहां पे सिर्फ स्टूडेंट वेरिएबल था, मेरे पास दो वेरिएबल्स और है, इनकम एंड बैलेंस. तो सबसे पहले log p वन माइनस पी. सपोज मेरे पास बीटा नॉट की वैल्यू गिवन है एज -10.869, बीटा वन की वैल्यू गिवन है 0.574 एंड बीटा टू की वैल्यू गिवन है 0.003. सब्स्टिट्यूट करते हैं. बीटा नॉट फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, देन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. बीटा नॉट प्लस बीटा वन इंटू बैलेंस मेरा पहला प्रिडिक्टर, देन बीटा टू इंटू इनकम, देन बीटा थ्री इंटू स्टूडेंट, राइट. तो तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. बीटा नॉट की जगह आ जाएगा -10.869, बीटा वन की जगह आ जाएगा 0.00574. लेट्स से बैलेंस की वैल्यू हमें गिवन है इन द क्वेश्चन एज लेट्स से 1500. इनकम मुझे गिवन है लेट्स से एज 40 एंड स्टूडेंट सबसे पहले हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट वाला केस, राइट. तो स्टूडेंट इक्वल्स टू येस है, तो येस का मतलब स्टूडेंट की वैल्यू क्या हो गई? 1. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं. 0.00574 इंटू 1500 प्लस बीटा टू की वैल्यू है
बीटा 2 इज 0.003 इंटू 40 प्लस, अच्छा यहाँ पे एक बीटा 3 भी वेरिएबल होगा हमारा क्योंकि 3 प्रेडिक्टर्स हैं, तो बीटा 3 की वैल्यू मुझे गिवन है -0.6468। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0.6468, स्टूडेंट है ये तो इंटू 1 हो जाएगा, राइट। सो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं पूरी सारी वैल्यूज को। हम निकाल रहे हैं log odds -10.869 प्लस 0.00574 इंटू 1500 प्लस 0.003 into 40 which is my income plus minus 0.6468 into 1 which is my student। सॉल्व करते हैं इसको, सिर्फ इक्वेशन का फर्क है, बाकी सब कुछ हमें वैसे ही करना है जैसे हमें सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करना है। दिस कम्स आउट टू बी 8.61, this comes out to be 0.12 and this is minus 0.6468. So this is minus 2.7858. Now apply the logistic formula. P equals to e to the power, क्या वैल्यू आई है, -2.7858, -2.7858 upon 1 plus e to the power -2.7858. So this comes out to be 0.058. प्रोबेबिलिटी में हम मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करें, प्रोबेबिलिटी तो ये है ही, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5.8%। सो ये उस केस में जब मेरा स्टूडेंट कैटेगोरिकल वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। सो हम इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं, मेरे पास 3 प्रिडिक्टर्स हैं, राइट, बट हमने बाकी 2 प्रिडिक्टर्स की वैल्यू को कांस्टेंट किया हुआ है और हम सिर्फ स्टूडेंट का चेंज देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। स्टूडेंट क्या था, मेरा कैटेगोरिकल वेरिएबल था। बैलेंस और इनकम को हमने सेम रखा हुआ है फॉर बोथ स्टूडेंट एंड नॉन स्टूडेंट, राइट। हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट अगर है तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करने का चांस क्या है, और अगर स्टूडेंट नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करने का चांस क्या है, कीपिंग द बैलेंस एंड द इनकम सेम फॉर बोथ स्टूडेंट एंड नॉन स्टूडेंट। सो लेट्स कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल। जब मेरा स्टूडेंट, अब हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट इक्वल्स टू यस व्हेन स्टूडेंट इज इक्विवेलेंट टू नो। अभी जो हमने ऊपर निकाली है प्रोबेबिलिटी, ये क्या थी मेरी, ये थी मेरी प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट इक्वल्स टू यस व्हेन स्टूडेंट इज ऑल्सो यस। अब हम स्टूडेंट के नो वाली निकाल रहे हैं। सो क्या चेंज आएगा, खाली स्टूडेंट नो में सिर्फ ये जो 1 है ये 0 हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज तो सेम है, बैलेंस भी सेम है, इनकम भी सेम है, कोएफिशिएंट्स भी सेम है, सिर्फ 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ आई राइट द कंप्लीट फॉर्मूला, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ई, नॉट ई, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं लॉग ऑड्स की वैल्यू विच इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1x1 बीटा 2x2 बीटा 3x3। So this was my 10.869 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया था, इन दोनों का प्रोडक्ट आया था 8.61, 8.61 लिख लेते हैं। ये वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी 0.12, ये लिख लेते हैं। एंड लास्ट वाली वैल्यू 0.6468 इंटू 0, सो दिस बिकम्स 0। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है -2 तो ये 10 वाली जो कोई, अच्छा बीटा नॉट वाली वैल्यू नेगेटिव है, सो दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, so that's why it is -2.139. Now let's calculate the probability e to the power -2.139 upon 1 plus e to the power -2.139, this becomes 0.105, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, so this is comes out to be this. So now इस केस में हम क्या देख रहे हैं, probability of default in case of a student was 5.8% and probability of default in case of non-student is 10.5%.
लिख लेते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट in case of student is 5.8% and in case of non student it's 10.5%, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था जहां पे हमने सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा था, वहां पे हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट स्टूडेंट के केस में ज्यादा आई थी एंड नॉन स्टूडेंट के केस में कम आई थी। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ज्यादा रिस्की था, राइट। बट इस वाले सिनेरियो में क्या हुआ, जब आपके पास एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स आए, राइट, तो हम क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट का रिस्क तो हमारा कम हो गया बट नॉन स्टूडेंट का रिस्क हमारा बढ़ गया, राइट। सो ये क्या डिफरेंस हुआ, सेम पहले जब मेरे पास एक ही प्रिडिक्टर था, सिर्फ स्टूडेंट वाला प्रिडिक्टर था, तो मुझे वो वैल्यू मिल रही थी। एक से ज्यादा प्रिडिक्टर्स आते ही मेरा पूरा रिजल्ट ही चेंज हो गया, राइट। सो दिस अफेक्ट इज नोन एज कंफाउंडिंग अफेक्ट। तो व्हाट इज दिस अफेक्ट कॉल्ड, दिस इज कंफाउंडिंग अफेक्ट। कंफाउंडिंग अफेक्ट का क्या मतलब होता है, सो कंफाउंडर क्या होता है, कंफाउंडर इज अ वेरिएबल, अ कंफाउंडर इज अ वेरिएबल जो किससे रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू द प्रिडिक्टर, is related to the response also, response variable, that means my outcome is related to the outcome also, and it distorts the true relationship between them, true relationship between them, right। so because of this effect हमें क्या मिलते हैं, हमें misleading results मिलते हैं। तो हमने क्या देखा, एक सिनेरियो में जहां पे सिर्फ एक ही प्रेडिक्टर इन्वॉल्व था विच वॉज स्टूडेंट वेरिएबल, राइट, उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा आ रही थी एंड नॉन स्टूडेंट के लिए कम आ रही थी। तो ये हमें ज्यादा रिस्की नजर आए। जब हमने एक से ज्यादा प्रेडिक्टर्स कर लिए, दैट मीन्स अब मेरे पास स्टूडेंट भी था, मेरे पास बैलेंस भी था एंड मेरे पास इनकम भी थी, राइट। इस केस में जो मेरा स्टूडेंट है इसका रिस्क तो कम हो गया बट नॉन स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा आ गया। तो इस केस में नॉन स्टूडेंट मेरा ज्यादा रिस्की बन गया। तो ये कंफाउंडर क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जो आपके प्रिडिक्टर से भी रिलेटेड होता है, जो आपके आउटकम से भी रिलेटेड होता है, और वो जो एक्चुअल रिलेशनशिप होता है प्रिडिक्टर और रिस्पॉन्स के बीच में उसको डिस्टॉर्ट कर देता है, राइट। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज मैं कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से इफ आई से डज ड्रिंकिंग coffee causes heart disease, if I ask this question, right। और सपोज मुझे जो डेटा है वो मुझे ये दिखाता है कि जो कॉफी ड्रिंकर्स हैं, कॉफी ड्रिंकर्स उनका हार्ट डिजीज का रेट हायर है, हैव हायर हार्ट डिजीज रेट, हैव हायर हार्ट डिजीज रेट, राइट। तो हमें क्या लगेगा, अगर कॉफी ड्रिंकर्स का हार्ट डिजीज का रेट हायर है तो हमें इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा, दैट कॉफी कॉजेज हार्ट डिजीज, राइट। यही सोचेंगे हम, कॉफी कॉजेज हार्ट डिजीज, राइट। कॉफी ड्रिंकर्स डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट डिजीज से, तो हमें लगेगा कॉफी ही कॉज कर रही है हार्ट डिजीज को। बट अगर हम देखें, अगर मेरे पास एक हिडन वेरिएबल है यहाँ पे जिसके बारे में जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया, लेट्स से स्मोकिंग, ये मेरा हिडन वेरिएबल है। Now if I say that many coffee drinkers also smoke, and smoking क्या करती है, smoking increases heart disease, smoking increases heart disease। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, कॉफी मेरा किससे कोरिलेटेड है, कॉफी पीना मेरा कोरिलेटेड है स्मोकिंग, और स्मोकिंग मेरा हिडन वेरिएबल है एंड स्मोकिंग हार्ट डिजीज को कॉज कर रहा है। सो बेसिकली जो कॉफी को हमें लग रहा था हार्ट डिजीज कॉज कर रहा है, कॉफी हार्ट डिजीज नहीं कॉज कर रहा, हार्ट डिजीज कौन कॉज कर रहा है, स्मोकिंग कॉज कर रहा है हार्ट डिजीज, राइट। तो इससे हमें ये रिजल्ट मिला क्योंकि स्मोकिंग क्या था, यहाँ पे मेरा हिडन वेरिएबल था जिसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया।
तो स्मोकिंग को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्मोकिंग क्या है, मेरा कंफाउंडर वेरिएबल है। स्मोकिंग इज अ कंफाउंडर वेरिएबल। सो कंफाउंडर वेरिएबल का मतलब ऐसा वेरिएबल जो आपका प्रिडिक्टर से रिलेटेड है। प्रिडिक्टर कौन था यहाँ पे, कॉफी। जो आपका आउटकम से रिलेटेड है, आउटकम क्या था यहाँ पे, हार्ट डिजीज का होना। और उनके बीच का जो टू रिलेशनशिप है उसको इसने डिस्टॉर्ट कर दिया बिकॉज दिस वेरिएबल वाज हिडन, राइट। सो यही हमारे साथ हुआ इन द केस ऑफ स्टूडेंट एंड नॉन स्टूडेंट केस। तो अगर मैं इसको अभी जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में एग्जांपल देखा उससे रिलेट करूं तो वहां पे हमारे पास क्या था, मेरे पास जो आउटकम था, आउटकम क्या था मेरा, डिफॉल्ट करना, राइट। जिसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, डिफॉल्ट करना और डिफॉल्ट नहीं करना। प्रिडिक्टर क्या था मेरे पास, प्रिडिक्टर था मेरे पास स्टूडेंट, जिसकी भी दो वैल्यूज हो सकती हैं, स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट नहीं है, राइट। जब हमने सिंगल वेरिएबल लिया, दैट मीन जब मेरे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल था स्टूडेंट, तो वहां पे हमने क्या देखा, जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफॉल्ट कर रहे हैं मोर देन नॉन स्टूडेंट्स, राइट। तो हमें ये रिजल्ट देख के लगा दैट स्टूडेंट्स इंक्रीजेस डिफॉल्ट। ये देख के तो हमें यही लगा ना दैट स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफॉल्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। बट यहाँ पे मेरा हिडन वेरिएबल क्या था, बैलेंस, जिसको हमने ध्यान नहीं दिया, विच वॉज नॉट देयर एनीवेयर इन द पिक्चर, राइट। बैलेंस का यहाँ से कैसे रिलेटेड रिलेशन है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स यूजुअली हैव हाई क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, स्टूडेंट्स usually have high क्रेडिट कार्ड बैलेंस, राइट। अब हायर क्रेडिट कार्ड बैलेंस होने की वजह से हायर बैलेंस जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, राइट। तो हमें लगा स्टूडेंट जो है वो डिफॉल्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, बट डिफॉल्ट को इंक्रीज कौन कर रहा था, जो उनका हायर बैलेंस है वो इंक्रीज कर रहा था, स्टूडेंट्स नहीं इंक्रीज कर रहे थे, राइट। सो इस केस में स्टूडेंट्स जो थे वो को रिलेटेड थे बैलेंस से, स्टूडेंट्स को रिलेटेड विद बैलेंस, एंड बैलेंस जो है वो डिफॉल्ट इंक्रीज करता है। तो हमें क्या लगा यहाँ पे दैट स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा डिफॉल्ट कर रहे हैं, दे आर एट अ मच हायर रिस्क कंपेयर टू नॉन स्टूडेंट्स। तो बैलेंस यहाँ पे क्या था, मेरा कंफाउंडर वेरिएबल था, राइट। तो इसी एग्जाम्पल को देख के हमें लगा, लेट्स से स्टूडेंट का मेरा जो डिफॉल्ट रेट आया वो आया 8%, नॉन स्टूडेंट्स के केस में मेरा डिफॉल्ट रेट आया लेट्स से 5%। तो हमें लगा स्टूडेंट्स लुक, उनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा आया, दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स लुक्स रिस्कियर इन द केस ऑफ सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट सेकेंड केस में जब हमने मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, हम क्या कर रहे थे, अब वहां पे स्टूडेंट और नॉन स्टूडेंट दोनों का बैलेंस सेम था, दोनों की इनकम सेम थी। अब हमें देखना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट किसका ज्यादा आया, तो उस केस में नॉन स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ज्यादा आया, राइट। तो जब व्हेन वी कंपेयर्ड एट द सेम बैलेंस, नाउ कंपेयर सेम बैलेंस लेवल, लेट्स से दोनों के लिए बैलेंस मैंने लिया 2000, राइट। तो उस केस में लेट्स से स्टूडेंट्स का डिफॉल्ट आया मेरे पास 40% और नॉन स्टूडेंट्स का डिफॉल्ट रेट आया let's say 50%. तो now students appear to be less risky compared to the non-students, right? So दोनों मेरे पास correct observations हैं, but दोनों different questions को answer कर रही हैं। पहले वाले में हम ये देख रहे थे कि किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट या किसका डिफॉल्ट करने का चांस ज्यादा है, वहां पे मुझे स्टूडेंट्स मिले। बट सेकंड वाले में हम पूछ रहे हैं एट द सेम बैलेंस किसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट करना ज्यादा है, तब हमें नॉन स्टूडेंट्स मिले, राइट। सो बोथ ऑफ देम आर correct in terms of their own predictions, but they are trying to answer different questions which we misinterpreted because of the hidden variable that was involved. So this is what we mean by the confounding variable, and this is what we mean by the confounding effect. So this was all about multiple logistic regression. Now let's discuss some of the questions of some previous year question papers related to logistic regression. So the first question is,
Why linear regression cannot be applied for categorical data, explained with the help of an example. So this we have already discussed while we were discussing what is logistic regression in a previous video. क्यों हम categorical type के data के लिए linear regression नहीं use कर सकते हैं, हमें logistic regression ही use करना है. So let's say अगर मैं इसके लिए कोई example लूँ, suppose मेरा जो response variable है वहाँ पे यहाँ पे क्या है categorical. रिस्पॉन्स वेरिएबल कैटेगोरिकल है तो इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती है 1 and 0. 1 दैट मीन्स फॉर येस, 0 दैट मीन्स फॉर नो. अब अगर मुझे लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करना है तो लीनियर रिग्रेशन की क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x. लेट्स से अगर मैंने बीटा नॉट की वैल्यू ली एज 0.3 एंड बीटा 1 की वैल्यू ली एज लेट्स से -2.3. x की दो ही वैल्यूज हो सकती है 1 and 0. अगर x की वैल्यू को मैंने 1 लिया तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा है 0.3 minus 2.3. दिस इज कमिंग आउट टू बी -2 विच इज अ नेगेटिव वैल्यू. और अगर मैंने x की वैल्यू को लिया एज 0 तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 0.3. दोनों ही केसेस में ना ही 0.3 एक वैलिड प्रोबेबिलिटी है और ना ही -2.0 एक वैलिड प्रोबेबिलिटी है, राइट. प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. सिमिलरली यहाँ पे मेरे पास और भी चांस होता है कि y की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है क्योंकि y तो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू है, राइट. इट कैन बी एनी वैल्यू. तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, वो भी प्रोबेबिलिटी को नहीं सेटिस्फाई करता. y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, वो भी प्रोबेबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता. प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड रेंज क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी के लिए जो वैलिड रेंज होनी चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 0 and 1, राइट. ये मेरी वैलिड रेंज होनी चाहिए. बट प्रिडिक्शंस जो होंगी वो इसके हिसाब से नहीं चलेंगी. सो दैट इज व्हाई इस केस में हम लीनियर रिग्रेशन नहीं यूज कर सकते. वी हैव टू यूज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा के लिए तभी हम लीनियर रिग्रेशन नहीं चूज कर सकते. दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, लीनियर रिग्रेशन के केस में जो भी मेरे शेप ऑफ कर्व होती है वो कैसा होता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. इट इज शोइंग अ लीनियर रिलेशनशिप. तो जो लाइन होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, राइट. बट प्रोबेबिलिटी जहां पे भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा के लिए हम प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर रहे हैं एंड प्रोबेबिलिटी का जो कर्व है दैट कैन नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट. प्रोबेबिलिटी का कर्व किस तरीके से जाता है, कुछ इस तरीके से, विच इज एन एस शेप्ड कर्व, राइट. एंड विच इज ओनली हैपेंस इन केस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में जब हम प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फॉर्मूला इंश्योर करता है कि जो भी मेरी प्रोबेबिलिटी आए वो आए बिटवीन 0 and 1 ओनली, ना ही 0 से कम आ जाएगी और ना ही 1 को एक्सीड करेगी, राइट. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वैलिड फॉर्मूला फॉर estimating probabilities when we have a categorical type of data, and that is why we cannot use linear regression in that case. Coming to the second part of the question. Second question क्या given है, second part है इसका. For the values of beta naught and beta 1 as -2.16 and 0.425. तो beta naught and beta 1 की values हमें given है. Beta naught is -2.16, beta 1 is 0.425. For categorical predictor variable x and a categorical response variable y, तो predictor and response दोनों यहाँ पे मेरे categorical type पे variable है. Apply logistic regression to find probability response variable x के होने की क्या होगी, given predictor variable yes है and given predictor variable no है. तो एक केस में x की वैल्यू 1 होगी और एक केस में x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. तो सबसे पहले निकालते हैं probability y equals to yes given x is also equals to yes. तो सबसे पहले let's calculate the log odds. x की यहाँ पे दो ही वैल्यूज हो सकती हैं 1 and 0. 1 for yes, 0 for no. So log odds is beta naught plus beta 1x. Substitute करते हैं, beta naught is -2.16, beta 1 is 0.425. सबसे पहले 1 वाला केस लेते हैं into 1. So -2.16 plus 0.425, this will come out to be -1.735. Now probability निकालते हैं इसकी. probability क्या होगी, x equals, sorry not x, probability y equals to yes given
x equals to yes is e beta naught plus beta 1x upon 1 plus e अपॉन 1 प्लस ई बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। क्या आया हमारे पास बीटा नॉट प्लस बीटा 1x की वैल्यू -1.735 e टू द पावर -1.735 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -1.735 e to the power -1.735 is approximately equal. So e to the power -1.735 is equivalent to 0.176 upon 1 plus 0.176. So this comes out to be 0.176 upon 1 plus 0.176, which is equivalent to nearly 0.15. So we can say approximately 15% when x is yes. Now the other part, x no के लिए probability y equals to yes when x is equivalent to no. तो बीटा नॉट प्लस बीटा 1x में x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, सिर्फ लॉग ऑड्स की वैल्यू क्या हुई आपकी, लॉग ऑड्स की वैल्यू हो गई सिर्फ बीटा नॉट की वैल्यू क्या है -2.16, राइट। तो अब इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं in the formula. Probability y equals to yes, x equals to no, e to the power beta naught plus beta 1x की वैल्यू आई है -2.16, 1 plus e to the power -2.16. So this comes out to be 0.115 upon 1 plus 0.115. So this comes out to be 0.103, which is 10.3%. So probability in case of this is approximately 15% and this is approximately 10%, right? So probability हमारी increase हो गई basically from 10 to 15% when x value change from no to yes. Let's take another question. So differentiate between linear regression and logistic regression. So let's see the differences between linear regression and logistic regression now. दो columns बना लेते हैं, linear regression and logistic regression. तो सबसे पहले देखते हैं दोनों के रिस्पॉन्स वेरिएबल की टर्म्स में क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्पॉन्स वेरिएबल। सो रिस्पॉन्स वेरिएबल की टर्म्स में अगर हम देखें तो लीनियर रिग्रेशन आपके किस टाइप के वेरिएबल्स लेते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है आपका कंटिन्यूस टाइप का वेरिएबल। जैसे लेट्स से अगर मुझे मार्क्स डिटर्मिन करने हो या मुझे हाइट डिटर्मिन करनी हो या मुझे वेट डिटर्मिन करना हो, तो ये सारी वैल्यूज किस में आती है, कंटिन्यूअस। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका किस टाइप का वेरिएबल लेगा, कैटेगोरिकल टाइप ऑफ वेरिएबल, राइट। जहाँ पे जहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल की सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकते हैं, या तो येस और नो या 0 1, राइट। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है मॉडल फॉर्म। दोनों की इक्वेशंस कैसे वेरी करती हैं। जो लीनियर रिग्रेशन होता है दैट इज y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में हमारे पास एक तो लॉग ऑड्स का फॉर्मूला होता है एंड प्रोबेबिलिटी का होता है। सो मैं आई एम राइटिंग द फॉर्मूला फॉर लॉग ऑड्स, वी कैन ऑल्सो मेंशन द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, राइट। देन थर्ड अगर हम देखें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आउटपुट। जो आपका लीनियर रिग्रेशन होता है उसका आउटपुट किस टाइप का होता है, वो प्रिडिक्ट करता है एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू, प्रिडिक्ट्स एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है यहाँ पे हम क्या प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू नहीं प्रिडिक्ट करते, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट्स प्रोबेबिलिटी। अगर मैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज की रेंज देखूं, रेंज ऑफ, तो जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज की रेंज है वो वेरी कर सकती है फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी।
लीनियर रिग्रेशन के केस में जो y आपका प्रिडिक्टेड वेरिएबल है, रिस्पॉन्स वेरिएबल है, इसकी वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक कुछ भी हो सकती है. But range of predicted values in case of logistic regression can be only between 0 and 1. Because probability cannot exceed 1 and cannot be negative. Then estimation method अगर हम देखें, वहां पे हम estimation method क्या यूज करते हैं in case of linear regression? हमने देखा था OLS यूज करते हैं, which is ordinary least squares method. Ordinary लीस्ट स्क्वायर्स. और यहाँ पे हम एस्टिमेशन मेथड कौन सा यूज करते हैं? MLE यूज करते हैं, विच इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, राइट. देन ग्राफ की शेप अगर हम देखें, लीनियर रिग्रेशन की ग्राफ की शेप कैसी होती है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में इट इज अ एस शेप्ड कर्व टू मैप द प्रोबेबिलिटीज. So these are some of the differences between linear regression and logistic regression. So this was all about this video. Do like this video and subscribe my channel in order to get notifications for the further videos. And you can also join me on Instagram in order to join the discussion community for further MCQ type of questions related to machine learning. Thank you.